हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। तो देखिए, एक न्यूज काफी दिनों से चर्चा में चल रही है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि पोर्ट ब्लेयर आखिर था क्या जिसका नाम बदलकर श्रीविजयपुरम किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जो कि एक यूनियन टेरिटरी है भारत की, और यह भारत से दक्षिण पूर्व में, ठीक है, भारत से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसकी जो राजधानी थी वह थी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब परिवर्तित करके कर दिया गया है श्रीविजयपुरम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण के जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए प्री और मेंस हमारा जो एग्जाम होता है सीजीपीएससी का, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, न्यूज ये है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है, भारत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह आती है कि ये नाम बदलने का निर्णय आखिर क्यों लिया गया, क्यों सरकार ने जो पोर्ट ब्लेयर नाम था इसे बदला। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोर्ट ब्लेयर आखिर नाम पड़ा क्यों। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भारत था वह ब्रिटेन का 200 वर्षों तक, 200 वर्ष से अधिक समय तक उपनिवेश रहा है। तो इसी समय में, औपनिवेशिक काल में, जो एक ब्रिटिश नेवी के अधिकारी थे जिनका नाम था आर्चीबाल्ड पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था आर्चीबाल्ड पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो इन्हीं के नाम पर आर्चीबाल्ड पोर्ट ब्लेयर, जो कि ब्रिटिश नेवी के एक अधिकारी थे, एक ऑफिसर थे, इनके नाम पर ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी उसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। तो अब जो हमारी सरकार है, तो उनके अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, यह कदम औपनिवेशिक मानसिकता, ठीक है, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने और स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है। ठीक, तो औपनिवेशिक मानसिकता तो हम समझ गए कि जो उपनिवेश काल में नाम परिवर्तित किया गया, नाम रखा गया, वो ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर जो अलग अलग स्थानों का नाम रखा गया, उस मानसिकता को, उस चीज को बदलने के लिए जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने यह कदम उठाया है। ठीक, अब बात यह आती है कि ऐतिहासिक जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम को, योगदान को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम का रिलेशन कैसे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, अब हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम महत्व की बात करें, ऐतिहासिक महत्व और विभिन्न प्रकार के जो महत्व हैं इस द्वीप के, उसकी बात करें, तो सबसे पहले देखिए इतिहास में स्थान। तो यह द्वीप देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। चोल साम्राज्य का योगदान, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चोल साम्राज्य ने भी अधिकार किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जब यह दक्षिण पूर्व जो एशिया के अलग अलग द्वीप हैं जिन पर अधिकार जमाने के लिए जब चोल सेना ने प्रारंभ किया, चोलों ने जब प्रारंभ किया अपने साम्राज्य का विस्तार करना दक्षिण पूर्व एशिया में, तब उन्होंने इस द्वीप को नौसैनिक अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस द्वीप ने उनके साम्राज्य विस्तार में नौसैनिक अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यह बात कर रहे हैं हम चोल साम्राज्य के बारे में। फिर अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जैसा हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और उनकी जो INA थी, ठीक है, INA के बारे में जो हम जानते हैं, तो उनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जापान के द्वारा प्राप्त हुआ था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तिरंगा यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण द्वीप था। जब INA अपने अभियान के लिए भारत की ओर बढ़ रही थी, तब उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापान के द्वारा प्राप्त हुआ था, और यहां पर उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। ठीक है, फिर बात करते हैं सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह भी पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। तो देखिए, जो उपनिवेश काल था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे, तो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा देने के लिए इस जेल का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए काफी चर्चित शब्द था, आप जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं काला पानी की सजा। ठीक है, काला
पानी की सजा। जो काला पानी की हम सजा बोलते थे वह यही सजा होती थी। इसी सेलुलर जेल में जो राजनीतिक बंदी होते थे उन्हें भेजा जाता था। इन्हीं में से एक राजनीतिक बंदी थे वीर सावरकर, जिनका नाम हम जानते हैं, वीर सावरकर थे। इनके अलावा माफ कीजिएगा, इनके अलावा जो अन्य राजनीतिक बंदी थे उन्हें भी इस जेल में भेजा जाता था और काफी प्रताड़नाएं दी जाती थी, ऐसा अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है। ठीक है, तो भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण द्वीप है और काफी महत्वपूर्ण यह पोर्ट है, जिसका नाम अभी बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है। फिर हम आधुनिक महत्व की बात करें या वर्तमान में भारत के लिए ये द्वीप क्या महत्व रखता है, अगर इसकी हम बात करें तो अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए यह हमारा भारत है तो इसके दक्षिण पूर्व में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह स्थित है। ठीक है, तो यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से, भारत की सुरक्षा और विकास की दृष्टि से अगर देखे जाए तो काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है ये पोर्ट ब्लेयर जो है। इससे पहला महत्व ये होता है कि जो एक इकोनॉमिक जोन होता है जिसपे एक देश का अधिकार होता है, जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो काफी अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ से हमें आर्थिक दृष्टि से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है यह द्वीप। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी यह द्वीप काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका नाम जो परिवर्तित किया गया है एक काफी महत्वपूर्ण कदम है सरकार का और यह हमारे लिए जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और नाम परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप। तो इसमें हम कुछ चीजें आज देखेंगे जो हमारे पेपर 5 जो होता है हमारा भारत का जो भूगोल है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप मैप देख पा रहे होंगे तो अंडमान और निकोबार ये एक द्वीप नहीं है, पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए। ये एक द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। ये इतने सारे जो आपको द्वीप दिख रहे हैं ना, इन पूरे द्वीपों के समूह को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह है अंडमान द्वीप। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स ये भी द्वीपों का समूह है अंडमान। इसके अंतर्गत कई द्वीप आते हैं। अगर इसे हम मुख्य रूप से देखें तो 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और ये है दक्षिणी अंडमान। फिर आप इस वाले जो द्वीप को देख रहे होंगे ये है लघु अंडमान। फिर यहां से चालू हो जाता है हमारा निकोबार द्वीप समूह। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, तो कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और सबसे लास्ट में है ग्रेट निकोबार। और जो ये बिंदु दिख रहा है आपको, ये जो अंतिम बिंदु दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं हमारे देश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम है, क्या है इसका नाम? तो इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि ये ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक, और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान के बारे में बात करें तो यहां पर स्थित है जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैडल पीक। ठीक है, यहां पर उत्तरी अंडमान में हमारे जो एग्जाम से दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब हम उसको देख लेते हैं। तो उत्तरी अंडमान में क्या स्थित है? सैडल पीक। क्या? सैडल पीक, या इसे ही हम बोलते हैं पल्याण शिखर, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? पल्याण शिखर। ठीक है, पल्याण शिखर। तो जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान एवं निकोबार की वह स्थित है उत्तरी अंडमान में। फिर हम आ जाते हैं मध्य अंडमान में। तो मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र जो ज्वलंत ज्वालामुखी है, ज्वलंत ज्वालामुखी जो अभी भी जिसमें से उद्भव होने के, जो ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, वह कहां पे है? वह मध्य अंडमान में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में स्थित है ज्वालामुखी। और अगर हम बैरन द्वीप की बात करें तो यहां पर भी एक चीज आती है कि यह मध्य अंडमान में नहीं, मध्य अंडमान से कुछ दूरी पर यहां पर स्थित है। ठीक है, यहां पर स्थित है ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है इसका? बैरन द्वीप। ठीक है, यहां पे भारत का एकमात्र ज्वलंत ज्वालामुखी स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो अंडमान एवं निकोबार में एक और भी ज्वालामुखी है, लेकिन वह सुसुप्त ज्वालामुखी है जो कि यहां नीचे स्थित है। ठीक है,
ये कौन से द्वीप में स्थित है? यह स्थित है नारकोंडम द्वीप में। कहां पर? नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम द्वीप में एक और ज्वालामुखी स्थित है, लेकिन यह सुसुप्त ज्वालामुखी है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार अब कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो बैरन द्वीप है ये ज्वलंत ज्वालामुखी है, यहाँ पे कभी भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं दक्षिणी अंडमान में। तो ये दक्षिणी अंडमान में ही जो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर पहले नाम था, अब इसी राजधानी का नाम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम, ठीक है। श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का। तो जो राजधानी है वह कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अब यहां पर हम लोगों ने 3 फैक्ट्स देखे। क्या 3 फैक्ट्स देखे? कि उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, उत्तर में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर में हिमालय है, तो हमारे भारत के उत्तर में हिमालय, तो अंडमान निकोबार के भी उत्तर में ऊंची चोटी होगी, तो वो कौन सी है? सैडल पिक। फिर मध्य में क्या है? मध्य में ज्वालामुखी है, ठीक है। ज्वालामुखी कहां पे? बैरन द्वीप में। तो बैरन द्वीप कहां है? मध्य अंडमान में आता है। फिर हम सबसे नीचे आते हैं दक्षिणी अंडमान। तो यहां पर क्या स्थित है? राजधानी स्थित है, जिसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, जो कि परिवर्तित होकर अब हो चुका है श्री विजयपुरम, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहां नीचे कार निकोबार में, ठीक। यहां पे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका आप कमेंट में बताने वाले हैं आंसर। अब कुछ चीजें हमें यहां पर और देखनी होती है, जैसे कि इन द्वीप समूहों को कुछ लाइंस पास करती हैं, ठीक है, कुछ पासेस हैं जो इन दोनों द्वीप समूहों के बीच में आते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो अगर पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को बांटती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांटती है। फिर वैसे ही एक यहां पर पास और जाता है जो है अंडमान, और जो ये लघु अंडमान है। अंडमान जो द्वीप समूह है पूरा, और इसके बीच में जो ये लघु अंडमान है, इसको बांटता है। इस पैसेज को बोलते हैं डंकन। क्या पैसेज बोलते हैं इसे? डंकन पैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डंकन पैसेज है, और जो ये रेखा है 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांट रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की, जो भौगोलिक स्थिति है उससे संबंधित, ठीक है। कुछ इतने फैक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक। इसके अलावा अब हम अगर बात करें, जो कि हमारा प्रारंभिक विषय था, कि नाम परिवर्तन किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, अगर किसी भी राजधानी का नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसकी प्रक्रिया बताई गई है हमारे संविधान में। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, संविधान का अनुच्छेद 3। तो संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कि भारत की जो राज्य है, भारत के जो राज्य है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, ठीक है, उनकी सीमाओं को बदलने, उनके नाम को बदलने, या उनको विभाजित करने, या 2 अलग अलग राज्यों का विलय करने, ठीक है। इन जो चीजें होती है, ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, इनकी शक्ति मिली है संसद को, ठीक है। तो क्या लिखा है कि भारत की संसद को नए राज्यों के गठन, ठीक है, नए राज्यों के गठन और राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा इसमें राज्यों का विभाजन, ठीक है, कि एक बड़े राज्य को बांटकर 2 अलग अलग राज्यों में परिवर्तित कर देना, या फिर विलय, 2 छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना देना, या फिर नाम परिवर्तन, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं कि नाम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो इसकी जो शक्ति होती है, इससे संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रक्रिया की, या जो संसद को शक्तियां प्राप्त है, तो क्या शक्तियां प्राप्त है? तो पहला, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, ठीक है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार। फिर क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदल सकती है। राज्यों के जो क्षेत्र हैं, जो सीमाएं हैं या नाम हैं, इन्हें जो सरकार है, जो संसद है, भारत की संसद है, वह इसे परिवर्तित कर सकती है। फिर अगर हम देखें, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि इस कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य की विधानसभाओं से राय लेना आवश्यक होता है, लेकिन इसे मानना अनिवार्य नहीं है। तो
संसद को अगर किसी राज्य की वो सीमा में परिवर्तन कर रही है या सीमा को परिवर्तन के अलावा विलय कर रही है, विभाजन कर रही है, नाम में परिवर्तन कर रही है, तो उसे उस राज्य की जो संबंधित राज्य की सरकार है, विधानसभा है, उससे जो परमिशन होती है या राय, परमिशन नहीं बोलना चाहिए, राय लेना आवश्यक होता है कि उससे वो राय ले ले। लेकिन जो ऐसी राय है, जो राज्य राय देता है, उसे मानना या ना मानना ये संसद के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अभी हम अगर बात करें तो जो नाम परिवर्तन किया गया है वह किसका किया गया है कि यूनियन टेरिटरी का किया गया है, जो कि सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति के अधिकार में आती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां पे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, बल्कि यहां पर उपराज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करता है। तो यहां पर सीधे सीधे नाम परिवर्तित कर सकती है जो भारत की संसद है, ठीक है, या जो केंद्र सरकार है। तो ऐसा ही किया है केंद्र सरकार ने, इसी अनुच्छेद 3 के अनुसार या इसी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। तो जो ये न्यूज़ थी, इससे हमें 2 से 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली कि पहला, पेपर 5 जो भारत का भूगोल है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा जो हमारा पेपर 3 होता है जिसमें पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं भारत की राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, तो इसमें जो अनुच्छेद 3 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ही कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्रीविजयपुरम किया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आते रहेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। इसी प्रकार की करंट अफेयर के टॉपिक्स पर, स्ट्रेटेजी पर आगे भी वीडियो बनते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।